यस 360 है। ओके, या अगर आपने ये लेंथ फाइंड करना है तो फिर क्या करना है, यू विल नीड टू दिस लेंथ, माइनस एंगल ये लेंथ डिवाइड बाय 340 माइनस 360। सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, दैट्स विल इक्वल टू थीटा अच्छा, हमने डिवाइड दूसरे बाय, में क्या निकालना है? अगर आपने ये लेंथ फाइंड करना है सेम है और क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है, सारों में एक ही चीज करनी है। या क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये मैं जस्ट आपको लास्ट टाइम इससे पहले एक्सरसाइज में हमने ये किया था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड दिस लेंथ, सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दिस लेंथ विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट्स इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। थीटा इज द दिस एंगल, दिस इज थीटा, और एक्स जो कि हमने इस केस में लिए। अच्छा, तो आप मुझे जस्ट डेमो दे दो पार्ट सी का, कि सॉल्व ना करो क्वेश्चन को। एरिया को तो आपने जस्ट ये फार्मूला यूज़ करना है, ओके दैट्स ओके, एरिया तो आप फाइंड कर लोगे, बट व्हाट पार्ट अबाउट सी, 1C। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी। अच्छा, तो तो हमने निकालना है एरिया एरिया जो तो होता है इजी पाई है आर स्क्वायर। जी, अच्छा, पेरीमीटर। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या करना है आपने, दोनों फाइंड कर लो। अच्छा, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 360। तो हम बस वही पाई स्क्वायर वाला यूज करेंगे पहले तो। नीचे पाई आर हम स्क्वायर हो माइनस जाए, सेक्टर का निकाले तो 140 डिवाइड बाय 360 नीचे क्या आएगा, ये मैं सही लिख रहा हूँ, में 140 डिवाइड बाय 360 इनटू पाई। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो एरिया, तो हम एरिया ऑफ सर्कल होगा 6 पाई आर स्क्वायर, हम्म, मतलब पाई 6 स्क्वायर, करेक्ट। हम्म, तो फिर इसका आता है 3.14 की वैल्यू ले लेना। 113.04, ओके देन, मतलब टोटल एरिया जो मैंने निकाला है। अच्छा 3.14 इंटू 6 स्क्वायर इज 113.04। ओके ओके ओके, सॉल्व ना करो बस, हो गया, ओके गुड। पैरामीटर का क्या करना है आपने, ओनली शेडेड रीजन पैरामीटर, पेरीमीटर का 2 पाई आ रहा है, ओके, यू नीड टू फाइंड, तो 140 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। सो ये क्या हो जाएगा, 140 डिवाइड बाई 360 हो जाएगा, ओके, तो दैट्स विल बी इक्वल टू, इनटू 2 पाई आर, या इक्वल्स भी कर ले। इक्वल्स टू हमने एरिया क्या निकाला था? एरिया, नहीं, वो बिकॉज 140 डिवाइड बाय 360 इक्वल्स टू एरिया सर्कल डिवाइड बाय एरिया सर्कल। तो एरिया हमने निकाला था 113.04 ऑफ सर्कल, करेक्ट। ओके ओके, डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सर्कल। मगर ये फॉर्मूला तो नहीं यूज होगा इधर, ये इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 140 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। यस यस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली इफ़ यू वांट टू फाइंड दिस लेंथ, सो यही आएगा 140 डिवाइड बाई 360 आ जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई आर हो जाएगा, अच्छा ओके। सर, आर्क लेंथ कैसे निकालते थे? आर्क लेंथ 2 पाई आर होती है। या एक्चुअली ये फार्मूला को आप समझ लो, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में हम क्या कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, तो आपने एरिया ऑफ दिस सेक्टर डिवाइड बाय टोटल एरिया, ओके, दैट्स विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये छोटा एंगल डिवाइड बाय टोटल एंगल, दैट्स विल बी इक्वल टू दिस लेंथ
डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल विच इज अच्छा आर्क लेंथ क्या होती है? ये फार्मूला आपने बस याद करना है। अच्छा अगर वो पूछे आर्क लेंथ निकालो तो क्या करना है? आर्क लेंथ 2 पाई आर होती है। नहीं, आर्क लेंथ आपका ये हो जाएगा, दिस इज द आर्क ये लेंथ। पीछे जो होती है ना, कौन सी पीछे? तो वही होगा ना 140 डिवाइड बाय 360 यस दैट्स इक्वल इनटू पाई इनटू 2 पाई आर कर लो, फिर दैट्स विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ। लेकिन मैं इसी फार्मूले को फॉलो कर रहा हूँ, ये फार्मूला इजी है, आप भी इसी तो जो फार्मूले को। पेरीमीटर होते हैं वो आर्क लेंथ ही होती है ना? नहीं, पेरीमीटर इज नॉट द आर्क लेंथ। तो फिर पेरीमीटर और आर्क लेंथ फाइंड करने का सेम फार्मूला नहीं है? दिस इज योर आर्क लेंथ, दिस इज आर्क लेंथ and this is your perimeter which is equal to 2 pi r. So this arc length divided by total length, this arc angle divided by total angle, this arc area divided by total area. तो यही फार्मूला आपने याद करना है। ये देखो नीचे आपने टोटल लेना है, ऊपर आपने जो फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल मींस का टोटल एरिया। दिस arc angle divided by total angle which is equal to 360. If you want to find this arc length, so arc length divided by circumference. Circumference is the total length of the circle. तो ये फार्मूला याद कर लेंगे। ऊपर आपने जो फाइंड करना है, नीचे आपने टोटल लेना है। यहाँ पे भी टोटल ले रहा हूँ, ऊपर जिसका मैं फाइंड कर लूँ एंगल फाइंड करूँ तो एंगल के नीचे टोटल लेना है। यहाँ पे आपने एरिया का सेक्टर फाइंड करना है तो पूरे सर्कल का एरिया लेना है नीचे। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है तो नीचे टोटल लेंथ लेना है, दैट इज सर्कमफ्रेंस। ये फार्मूला इजी है, काफी इजी है। तो दिस इज योर आर्क लेंथ। तो x divided by 360 equals to L divided by 2 pi r. या L डिवाइड बाई 2 पाई आर, यस। तो यहाँ पे x आपका 140 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू L डिवाइड बाई 2 पाई आर। For a circle with center O and A or B equals the given degrees, the circumference of the circle is 88 centimeters. Find length of the arc ABC and the area of the sector OACB for each of the following values of 0 of O. अच्छा सर, मैंने आपसे एक चीज पूछनी है जी। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? 140 डिवाइड बाय 360 2 पाई आर, राइट? ओ वो पॉइंट तो रह गया है लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना था? लास्ट क्वेश्चन में हमने लेंथ फाइंड करना था। लेंथ आप फाइंड कर लोगे, बट पेरीमीटर हमने फाइंड करना है तो क्या करना होगा? दिस विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। ये तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगा, ये एल आपके पास आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 360 टाइम्स 2 पाई आर, 2 टाइम्स 3.1। अच्छा ये लेंथ है, मगर पेरीमीटर क्या होता है फिर? पेरीमीटर सारी साइड्स को मिला के जो आते हैं ना? या सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स। तो जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का होगा 2r प्लस l आर्क लेंथ, करेक्ट? अच्छा इसका क्या होगा? ये लेंथ तो आपके पास आ गया, इसका अब ये लेंथ भी लेना है, क्योंकि शेडेड रीजन का जो एक्सटर्नल लेंथ है, बाउंड्री वॉल है शेडेड रीजन का, वो यही बन रहा है, तो इसके साथ प्लस 6 हो तो जाएगा। पेरीमीटर यही होगा, आर्क लेंथ निकालने 140 डिवाइड बाय 360 इनटू 2 पाई r प्लस 2r। यस, प्लस 2r कर लो, सही है। ये मैंने 6 प्लस 6 लिए हैं, 6 इज दिस लेंथ एंड दिस इज 6 लेंथ। तो इसी तरह भी आप कर सकते हो, 2r से भी कर सकते हो। 2r मीन्स कि आपका वो हो जाएगा, रेडियस डबल हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे 6 प्लस 6 लिए हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2r। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? नो, ओके, कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपको गिवन है यहाँ पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी, ये लेंथ ऑफ द आर्क हमने फाइंड करना है, एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए। ओके, वी नीड टू फाइंड दिस एरिया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एंगल। एंगल आपको गिवन है, सर्कमफ्रेंस भी आपको गिवन है, आर्क आपने फाइंड करना है। सो व्हाट यू विल डू? बुक है आपके पास? ये बुक हमने आर्क फाइंड करनी है, जी, हमने आर्क फाइंड करनी है, आर्क लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ ये आर्क लेंथ फाइंड बस वही करने सबसे पहले किया है जो इनटू 2 पाई r था,
which is 60 divided by 360 into 2 pi r. 60 divided by 360 into 2 pi r. That is circumference and that is given to you. 60 divided by 360 into 2 pi r. तो 2 pi r. हमें रेडियस क्या दी हुई है? Radius is not given to you. यस, तो हमें रेडियस सर्कमफ्रेंस इज 88 मगर उन्हें रेडियस नहीं दी हुई, तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई, करेक्ट? Yes. तो फिर इफ सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, अगर हम इसको 2 पाई और आर और 2 पाई से डिवाइड करेंगे हमारा आर आ जाएगा. Why you are going toward that? Circumference is given to you. Why you are not going toward that instead of 2 pi r you will put 88? अच्छा, ऐसे कर लेते हैं, x डिवाइड बाय 360 इक्वल्स टू l ओवर 2 पाई आर, l ओवर 88. Yeah, so that is equal to 88. Multiply हो जाएगा. That will be equal to L. इक्वल्स टू l ओवर 88. नहीं, L डिवाइड बाय 88 मैंने यहाँ पे ले आया हूँ ना. 60 डिवाइड बाय 360 इक्वल्स टू 0.16 इनफिनिट. तो फिर 0.16 इनफिनिट यहाँ पे आपने क्या करना है, जब मल्टीप्लाइड बाय 88. 14 करेक्ट है? 14.6. नहीं, आपके पास ये बुक है कि नहीं? बुक है, मैंने खोली हुई है, वहाँ से देख कर रहा हूँ ये. तो एंड पे आंसर क्या है? एंड पे आंसर है 3a का +10 b 14.7. तूने बस राउंड ऑफ किया 14.66666 को. कुछ चाहिए हूँ मैं. ओके. अच्छा, द एरिया ऑफ द सेक्टर भी फाइंड कर लो. नेक्स्ट. नहीं, एरिया ऑफ द सेक्टर. एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ द तो हमारा था एरिया ऑफ सर्कल, मगर इसके लिए तो हमें रेडियस चाहिए ना, जरूरी ना रेडियस निकालना ना इसके लिए. मतलब 88 को 2 पाई से डिवाइड करना है. वैसे आपका जो फार्मूला बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है कि थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय 2 पाई आर. दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पे आपके पास ये भी अवेलेबल हैं और ये भी आ गया, बट यू विल नीड रेडियस. सो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर दैट्स विल बी इक्वल टू एल डिवाइड बाय 2 पाई आर टाइम्स पाई आर स्क्वायर. तो आपका ये कैंसिल हो जाएंगे. दिस पाई विल कैंसिल आउट बाय दिस पाई, दिस आर विल कैंसिल आउट बाय दिस आर. सो योर एरिया जी सर, दैट्स विल बी इक्वल टू 14.66 डिवाइड बाय 2 टाइम्स रेडियस को फाइंड कर लो. तो रेडियस आपका आ जाएगा सर्कमफ्रेंस 13. 88 डिवाइड बाय 2 पाई. तो क्या आ रहा है आपके पास? 14.00 14.005 आ रहा है, मगर 14.0 काउंट होगा. 14 तो इसलिए हम 14 आ रहा है. 14 सेंटीमीटर आ या मीटर आ या क्या मिलीमीटर में? सेंटीमीटर लिखा, सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो ये समझ आ रहा है आपको कि नहीं?
आंसर चेक कर लो, आंसर क्या है? इज दैट इक्वल टू का आंसर आया है 102.62? d divided by 360 equals to l divided by 2 pi r नहीं, equals आंसर to देख लो, length एंड area of sector divided by pi r square. एंड पे आंसर देख लो। एंड पे आंसर है 3b का आंसर 3A का 103 centimeters per. यस, गुड, दैट्स इज दिस आंसर। ओके, अच्छा मैंने क्या किया है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने ये किया है कि थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू एल लेंथ ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। उसके बाद मैंने फर्स्ट पार्ट से लेंथ फाइंड कर लिया था, दैट इज 14.66। ओके, देन यू विल टेक दिस लेंथ, okay, pi r square, so if there is an equal sign between two fractions then you will do cross multiplication. So cross multiplication कर लो तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, सो एल टाइम्स पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस पाई विल कैंसल आउट बाय दिस पाई, दिस आर विल कैंसल आउट बाय दिस आर, सो यू विल गेट एल टाइम्स आर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। एल इज 14.66, R is 14 centimeter divided by 2, that's equal to 102.62 centimeter. Got it? आपने एरिया कैसे निकाला? आपने क्या एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी? जी स्क्रीन है, मैंने, आपको नज़र नहीं आ रही स्क्रीन? स्क्रीन पे हैंड राइटिंग आपको नज़र आ रही है कि नहीं? ब्लैक हो रही है। तो फिर आपने निकाला कैसे है? क्या? नहीं, अब आइए, हटा रही थी। एरिया सेक्टर इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय 2 पाई आर इनटू पाई आर स्क्वायर। एरिया सेक्टर डिवाइड बाय इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय 2 पाई आर इनटू पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया इक्वल्स टू 14.66 डिवाइड बाय 2 इनटू 14। तो आपने सिंपल क्यों नहीं कर दिया था? एक्चुअली सिंपल मैंने इसलिए नहीं किया, जो मैंने था कहा कि ये d डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। यस, उसी तरह भी कर लो। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये कटिंग इसमें हो जाए, सिंप्लीफाइड हो जाए, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी हो जाए। पाई पाई के साथ कट गया, आर आर के साथ कट गया, तो इस तरह भी आप कर सकते हो, थीटा डिवाइड बाई 360 से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे सिंपल हो गया था ना, इसी वजह से मेरा 102.62 या तो मेरा भी वही आ रहा था 102.62। आपने ये फार्मूला याद करना है जो मैंने सामने लिखा था, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एंड पे कंफ्यूजन ना। तो कल भी क्लास है ना हमारी? जी जी, आप प्रॉपर क्लासेस होंगी। सुमैया का क्लास आज मैं नहीं ले पाऊँगा, पर सुमैया के साथ साथ से मैं क्लासेस स्टार्ट कर लूँगा, बिकॉज आई हैव अदर क्लासेस अप टू 12। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लो। बाकी क्वेश्चन आपने एज होमवर्क करना है। ओके, इसमें बाकी क्वेश्चन है, इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे पिक्चर सेंड करने हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो इस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रीड दिस क्वेश्चन। Figure shows a circle with center and POQ equals to x degrees. Angle POQ equals to x degrees. The area of the circle is 3850 centimeters cube square. Find the area of the sector OPCQ and the length of arc PFQ for each of the following values of x. 36 degrees. वही क्वेश्चन है सेम है। यस, अच्छा इसमें भी आपने वो करना है, यहाँ पे आपको एरिया गिवन है। ओके,
इसमें भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि बस वही कर लें 36 डिवाइड बाय 360 into 2 pi r। ये हो जाएगा। अच्छा हमने रेडियस में निकालना है अभी। एरिया ऑफ द सर्कल 385 वो होता है 35 5 से आ रहा है Wait, let me check it. Sir? 3850. सर। Yes. 35 है। Yes, 35 is the radius. Good. अच्छा बस आप फिर कर लो कि इजी है। आई होप यू विल डू दिस। आपने जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर देना है और पार्ट्स देने हैं। ओके, पार्ट सी पार्ट डी, ताकि मैं चेक करते हुए फिर क्वेश्चन मुझे याद हो कि ये कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। Area of minor arc is given to you. is 114 मगर हमने मेजर का निकालना है Yes. और हमने फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सर्कल्स। अच्छा रेडियस फाइंड करना है तो ये होगा फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। 114 इक्वल्स टू 360 into 2 pi r। Okay. Sir? Yes. आपको मेरी आवाज आ रही? जी 114 हाँ equals to हाँ 150 divided by 360 into 2 pi r। This is actually area of the minor sector. माइनर सेक्टर या क्योंकि 150 माइनर सेक्टर का एंगल है। This या this, A या B. हमें रेडियस निकालना है, एरिया नहीं निकालना। Okay. तो this is the तो minor. इसलिए अगर हम माइनर का यूज कर ले मेजर का यूज कर ले रेडियस ही निकालना है। ये तो ट्रिक करने के लिए दिया हुआ है ना शेडेड एरिया। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर आपको गिवन है। ओके, तो माइनर आपने ए को कहना है या बी को? माइनर तो बी है। बी है, बी इज द माइनर। ओके, सो 2 बिकॉज़ पाई 360 से आर से बड़ा होना चाहिए। तो 2 पाई आर इज लेंथ और एरिया। ओह 114 एरिया पाई Yes. This is pi r square. So from this formula you will find the radius. Easy है, आप फिर बाद में कर लेना। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, diameter is given to you. इसका आंसर 87 है। नहीं 87 स्क्वायर है तो रेडियस 9 है 9.3। एंड पे आंसर क्या है?
मेरा है 9.3 और एंड पे आंसर है 5A का 5 आंसर है एंड पे। 9.33 एंड मेरा है 9.2 का है 9.33। सही है। Question number 6. The diameter of the circle is 18 centimeter. Find the angle subtended by the arc of the sector with each of the following areas. So areas is given to you. Okay. Area आपको given है. So diameter of the circle is also given to you. You need to find the angle. तो theta divided by 360 हो जाएगा. That's equal to area sector divided by pi square. yeah. So this is 18.9 divided by pi r square. What will be the 18 तो diameter है। this is I am solving part D. अच्छा पार्ट ए नहीं करना पहले। पार्ट ए आप कर लोगे, वो इजी है। पार्ट डी मैं कर लूँ तो पार्ट ए आप कर लोगे खुद ही। ये क्लास के बाद आपने जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, आपने ये बाकी पार्ट्स खुद ही सॉल्व करने हो, ये सारे मुझे आपने सेंड करने हैं ताकि हम प्रॉपरली इस चैप्टर को अच्छी तरह से कवर कर लें, ताकि हम दोबारा इस चैप्टर की तरफ ना आए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं अच्छी तरह से, ताकि बाकी चैप्टर्स को फिर हम टाइम दे दें। तो आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। वैसे ना आगे इसके क्योंकि ये चैप्टर्स बेस हैं फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स, तो वैसे ना वहाँ पे फिर मैं आपसे फार्मूला पूछ लूँ और आप भूल गए हो। सो इस पे आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, और मैथ्स में स्पेशली आपने काफ़ी सारा प्रैक्टिस करनी है। ओके, ताकि फिंगर टिप्स पे आपको फार्मूलाज याद हो, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, यहाँ पे रेडियस क्या होगा? सफियान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी, वो होगा 9 होगा। गुड। सो इसी फार्मूले से फिर आप फाइंड कर लोगे। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, स्कूल में आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन करवा रहे हैं कि नहीं? नहीं। चलो हम इस तरह कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल तक क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद हम पास पेपर पर स्टार्ट कर लेंगे। तो पास पेपर में अगर क्वेश्चन हुए तो, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो पास पेपर से ही आते हैं, रिपीट होते हैं, और आपके जो स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं ना, वो भी अक्सर पास पेपर ही दे देते हैं। ये जो आपके टीचर्स हैं पास पेपर ही दे देते हैं, वो बस उसी को फाइनल पेपर बना लेते हैं। ओके, टीचर अच्छे हैं कि नहीं? जी, अभी 9-10। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, रीड दिस क्वेश्चन। Hello, read this question. The question number 6. 7. 7. The figure shows two sectors. Okay, and मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन में नहीं आ रहा। The figure shows sector AB and ODC with a common center. Given that OA equals to R centimeters and OC equals to capital RC and centimeters, and angle OAB equals to M. Find the perimeter and the area of the shaded region ABCD for each of the following cases.
ठीक। गए। तो छोटे आर का लेंथ है Whatever. 10 और बड़े आर का है 20 एंड Son m इज bakalım. इक्वल टू 45 डिग्रीज। थोड़ा सा जी सर। जी सॉल्व कर लो। r इक्वल्स टू 10 कैपिटल r इक्वल्स टू 20 और फिर बस छोड़ दो, गरम ना करो, कुछ ना करो, मैं खा लूंगा। m equals to 45 degrees. Okay. You need to find the perimeter of the shaded region. You need to find This perimeter. area and perimeter. Yeah, area of the shaded region and perimeter of the shaded region. तो इसका रेडियस निकालने के लिए हम करेंगे बड़े आर को छोटे आर को माइनस ना। किसके रेडियस को? ओके, माइनस कर लो तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास? ये लेंथ आ जाएगा। हमारे पास 10 डायमीटर आ जाता है, फिर इसको हाफ करेंगे 5। ये रेडियस है ना, छोटे छोटे से जो लाइन इधर होते हैं, ये आपका 10 आ जाएगा। सो दिस इज रेडियस। रेडियस ही होगा ना जो मैंने रेड लाइन ड्रा किए हैं, दिस इज रेडियस। रेडियस को वो रेडियस है। रेडियस को आप किस तरह डिफाइन करते हो? हाफ ऑफ डायमीटर। सो अगर मैं आपसे रेडियस हाफ लाइन होती है। ये आपका रेडियस होगा। रेडियस हाफ वे थ्रू होता है। ये होगा। अच्छा, डायमीटर हाफ थ्रू होता है। ये आपका रेडियस होगा। हाँ, ये जो मैंने ड्रा किया यहाँ पे, डायमीटर हाफ। या रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो दिस इज नॉट हाफ ऑफ द डायमीटर। ये सर्कल आपका कुछ इस तरह बनेगा। ओके, तो इसका डायमीटर कुछ इस तरह बनेगा। सो दिस विल बी योर रेडियस। ये कंप्लीट पाथ आपके रेडियस बनेगा। दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और इसमें दूसरा सर्कल भी है। दूसरा सर्कल आपको ये बताएं। इस दूसरे सर्कल का रेडियस क्या बनेगा? इस दूसरे सर्कल का ये आपका डायमीटर बन रहा है एंड हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस। सो ये आपका रेडियस बन जाएगा। दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज कैपिटल आर। सो ये आपके दो सर्कल यहाँ पे बनेंगे एंड यू नीड टू फाइंड दिस शेड रीजन। तो सोच लो, यहाँ पे आपने एक मेथड यूज करना है। टू सेक्टर जो बी एंड ओ ऐसे के अंदर और This will be 45 divided by 360. That's equal to length of the arc. We need to find the length of the external circle. This length. So this length of the arc क्या हो जाएगा? That should be equal to L divided by 2 pi r. तो L divided by 2 pi r. R क्या होगा इस केस में? एक्सटर्नल सर्कल हम ले रहे हैं तो उसका रेडियस R 20 लेना है आपने। दिस इज एक्सटर्नल सर्कल का आर्क मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास एक्सटर्नल सर्कल का आर्क आ जाएगा। वो आप लिख लो यहाँ पे। ओके, दैट्स विल बी इक्वल टू, दैट्स विल बी इन सेंटीमीटर हो गया, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। उसके बाद आपने क्या करना है? इंटरनल का, दिस इज एक्सटर्नल कैपिटल ई, इंटरनल का फाइंड करना है। तो इंटरनल का क्या हो जाएगा? इंटरनल का 10 होगा रेडियस। टमाटर जी, इंटरनल का क्या हो जाएगा? इंटरनल, एक्सटर्नल का क्या था? एक्सटर्नल आर्क लेंथ आपके पास ये आ जाएगा इस फार्मूला से। तो इंटरनल का भी वही फार्मूला हो जाएगा क्योंकि एंगल सेम है अब इंटरनल वही कि ए बी वाला इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू साइड ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरनल का? 10 हो जाएगा। सो आपने फिर क्या करना है? ये आपके पास आ गया
इंटरनल का. ओके, सो यू नीड टू फाइंड द पेरीमीटर. तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका? मगर एक्सटर्नल क्यों निकालना है? External, actually I need to find the perimeter of the shaded region. So perimeter of the shaded region means that you will add all the external sides of this shaded region. Shaded region के external side कौन कौन से बन रहा है? ये ऊपर वाला आर्क बन रहा है, ये अंदर वाला आर्क बन रहा है. तो इंटरनल आर्क प्लस एक्सटर्नल आर्क और क्या क्या है, कौन से, ये साइड कितना है? कितना है ये साइड? तो इसमें क्योंकि दो आर्क दिए, हमें दोनों के निकालने हैं. ये कितना है, ये लेंथ आपको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दैट इज 10 प्लस ये 10 एक दूसरा हो जाएगा, दूसरा वाला. गॉट इट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8. ये बाकी पार्ट्स आपने खुद ही करने. ओके, वैसे भी कोविड की वजह से छुट्टियां हो गई हैं तो फ्री हो आप. क्या मतलब कुछ छुट्टियां मिल गया? क्यों, कोविड की वजह से आपकी स्कूल क्लोज नहीं हुए? ऑनलाइन है. यस, ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में भी वो इतना वो नहीं होता. अच्छे जा रहे हैं क्लासेस या? स्कूल को फर्क नहीं. तो आप क्या चाहते टेस्ट हो? होगा फिजिक्स. मैं जी, फाइनल्स के अलावा स्कूल खुल रहा है. फाइन पी हो क्यों आप चाहते हो कि ऑनलाइन क्लासेस भी ना हो? नहीं, फाइनल्स के बजाय स्कूल को खुला ही रहना चाहिए. अच्छा, वैसे In the figure the area the shaded area of POQ is 518. ओके, एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर पी. Find POQ. ये मेजर सेक्टर है. माइनर है ये माइनर है. सो दिस एंगल दैट्स डिवाइड बाय 360 डिग्री हो जाएगा. एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर इज 518 टाइम्स एरिया ऑफ द होल सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ द होल सर्कल. सो दिस एरिया विल कैंसल आउट बाय दिस एरिया. सो योर थीटा विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 18 टाइम्स 360 डिग्री. काफ़ी इजी है. एडिशनल मैथ्स काफ़ी मुश्किल है, अक्सर मैं उसके साथ करता हूँ क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन. क्या हुआ? हो गया क्वेश्चन? समझ आ गया? नेक्स्ट पार्ट. अब ऑफ ए. ये क्यों स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रहा जो मैं लिखता हूँ ऊपर? इंटरनेट का इशू हो रहा है, आपका हो रहा है या मेरा वाला हो रहा है? आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ग्लिचिंग तो नहीं हो रही है मिड में? नहीं. और स्क्रीन जो मैं लिखता हूँ ऊपर वो क्लियर नजर आ रहा है आपको? यस. ओके, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया करो. क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 कर लेते हैं, उसके बाद क्लास का एंड अप कर लेते हैं. आई थिंक आपने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी खाना नहीं खाया. Area of the shaded sector is 38,385 centimeters square. Find the diameter of the circle.
एरिया ऑफ द अब शेडेड यहाँ पर सेक्टर। डायमीटर 385। ये आपका हो जाएगा। गॉट इट? सही है। डायमीटर निकालना। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर इज इक्वल टू 2r, so multiply 2 over here and multiply 2 over here, so that's equal to diameter. यहाँ पर दे देता हूँ 2 पाई स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर 85। जी, आपकी वॉइस काफ़ी स्लो आ रही है। शेडेड सेक्टर का एरिया 385 है। जी, शेडेड रीजन का एरिया 365, तो वो मैंने ले लिया यहाँ पे। मतलब 385 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। y equal to 5, that's equal to 5 divided by 18. This relation is given to you. अच्छा सर, हम इसको सिंपल बनाने के लिए ऐसे नहीं कर सकते 518 ऑफ द होल सर्कल को इक्वल टू 385, क्योंकि जैसे हम पार्ट बी के इंफॉर्मेशन उसी यूज तरह करें कर पार्ट लो। ए को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सो इससे रेडियस फाइंड कर लो, यही आ जाएगा आपके पास। मैंने उसी तरह किए हैं, लेकिन मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया था। ये 18 उस साइड पे आ जाएगा तो टाइम्स हो जाएगा, 5 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पाई आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3.14। रेडियस पे स्क्वायर था तो आप स्क्वायर रूट ले लो। सो दिस विल बी इक्वल टू आर, लेकिन हमारे पास डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स आर होता है, तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट डायमीटर। मेरा एमएस एक्चुअली सोलर पैनल में है। ओके सर, वो आप किसी वगैरह डिफेंस के बारे में किया होगा ना, वो मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था। मैं इस वक्त मैंने कहा शायद एमएस पावर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में है। एक्चुअली जब आपका जो वो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल सोलर पे आप जनरेशन कर लेता हो, तो सोलर जो होते हैं ना वो आपको वेरिएशन देता है। इस तरह तो नहीं होता कि आपने सोलर पैनल बाहर लगा दिया और आपको आउटपुट पे 20 वोल्ट या 24 या 220 वोल्ट आपको मिलेगा आउटपुट पे। जी इस तरह बिल्कुल नहीं होता। उसमें हम इस तरह कर लेते हैं, कन्वर्टर्स लगा लेते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा लेते हैं, क्योंकि आपको जो सोलर पैनल से आउटपुट मिलता है वो डीसी होते हैं। तो वो कन्वर्टर जो होते हैं वो आपको आउटपुट पे फिक्स कन्वर्टर, वो फिक्स आउटपुट आपको देते हैं। शायद आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्टर्स को पढ़े होंगे, तो उसमें बक कन्वर्टर भी होते हैं। तो इसमें सोलर पैनल में अक्सर 2 कन्वर्टर्स लगे होते हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर लगते हैं। तो बक बूस्ट कन्वर्टर जो होते हैं, बक जो होते हैं ना, वो आपको फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर में हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर में फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट है और आपको आउटपुट पे लेट से 50 वोल्ट या 100 वोल्ट आपको चाहिए आउटपुट पे, या 110 वोल्ट आपको चाहिए, तो ट्रांसफार्मर आप कनेक्ट कर लो तो वो आपको स्टेप डाउन कर लेगा। या अगर आपको 110 वोल्ट आपके पास अवेलेबल है और आपने अब 220 वोल्ट चाहिए तो वो आपको स्टेप अप कर लेगा ट्रांसफार्मर। लेकिन डीसी में हमने क्या करना है, डीसी में फॉर एग्जांपल आपके पास 100 वोल्ट है और आपको चाहिए 20 वोल्ट, तो आपने क्या करना है, आपने कन्वर्टर लगाने, डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाने। तो कन्वर्टर में क्या होता है, एक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर होता है, एक बक कन्वर्टर होता है। तो बक कन्वर्टर आपने यहाँ पे लगाना है, क्योंकि आपको स्टेप डाउन वोल्टेज चाहिए। स्टेप अप वोल्टेज के लिए आपने फिर बूस्ट कन्वर्टर लगाना है। और एक तीसरा किस्म का जो कन्वर्टर होता है वो बक बूस्ट कन्वर्टर होता है। वो दोनों काम करते हैं। अगर वोल्टेज कम होगा, लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो वोल्टेज की लिमिट है, सही है, बक बूस्ट की जो वोल्टेज की लिमिट है वो आपको 50 से लेके 100 तक है, और आपको जो रिक्वायरमेंट है वो 75 वोल्ट की आपको रिक्वायरमेंट है। आप चाहते हो कि 75 वोल्ट मुझे मिले। तो जब वो सोलर पैनल आपको जो जनरेशन देगा, लेट से सोलर पैनल आपको 90 वोल्ट जनरेट कर रहा है, सही है, तो वहाँ पे लाइक दोनों कन्वर्टर लगे होते हैं, बक भी लगे होते हैं, बूस्ट भी लगे होते हैं। तो उस टाइम आपका बक कन्वर्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो 75 वोल्ट को
सॉरी 90 वोल्ट को 75 वोल्ट पे ले आता है, सही है। अब फॉर एग्जांपल शाम का टाइम हो रहा है तो आपका जो है सोलर पैनल वो अब इतना वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा, लेट से वो आपका 50 वोल्ट अब जनरेट कर रहा है। ओके तो वहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर आ जाते हैं, बूस्ट आपका फिर वो 50 से वो आपको 75 पे ले जाते हैं, तो आपका आउटपुट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसमें एक दूसरा कन्वर्टर भी लगा होता है, एक उसको हम चुक कन्वर्टर कहते हैं। तो चुक कन्वर्टर जो होते हैं वो आपके वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, लाइक वोल्टेज में जो वेरिएशंस आते हैं उसको स्टेबल करते हैं। तो ये डीसी से फॉर एग्जांपल सोलर पैनल से अक्सर ये क्वेश्चन भी करते हैं इंटरव्यूअर्स कि सोलर पैनल पे लेट से मेरे पास ये सोलर पैनल है और मुझे आउटपुट इतना चाहिए, तो मैं क्या कर लूँ। तो आपने क्या कहना है कि वहाँ पे आपने कन्वर्टर्स को यूज़ करना है, कन्वर्टर्स के थ्रू आपने फिर उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करना है। ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको हम कर लेंगे। ये अभी ये चैप्टर जल्दी जल्दी कवर कर लेना, ये पूरे चैप्टर्स, ये मशीन, चलें ठीक है सर, इसको हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे फिर, सही है। ठीक है। और सर वो एक और अभी ना गेप्को का टेस्ट हुआ है, तो एनटीएस में ना उन्होंने सिर्फ वीके मेहता को फॉलो किया है, और जो पहले 16 चैप्टर है ना वीके मेहता के, जी गेप्को का टेस्ट हुआ है। कौन सा, गुजरावाला? गुजरावाला जी। कब हुआ है उनका? तो सर ये हुआ है परसों आई थिंक। नहीं, उसमें तो मैंने अप्लाई किया था गेप्को के लिए, मैंने अप्लाई किया था एक्चुअली, मैंने पेस्को के लिए भी अप्लाई किया था, ये लेस्को हो गया, इसमें किए थे सर। वो फिर आप ना काइंडली चेक करें, मेरा ख्याल मैंने सर वो देखी है पोस्ट, तो वो गेप्को का टेस्ट हो गया है। कैंसिल हो गया था वो पहले? जी मेरा ख्याल ऐसा ही है। वो मैंने ऊपर मेंशन भी किया वहाँ पे कि इसकी एडवर्टाइजमेंट कब हुई है, लेकिन मुझे ना अभी वो उसका मिला नहीं है। लेकिन वो उधर ही वो मेंशन कर रहे थे लोग कि इन्होंने वीके मेहता को फॉलो किया है टोटली, यानी कि हांडा में से कोई क्वेश्चन नहीं है। सर आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा इस बारे में, अगर आपको भी, फिर आपको तो पता होना चाहिए। 10th और 17 को नहीं, ये नवंबर में हुआ था गेप्को का। सर नवंबर में गेप्को का हुआ था ना, अभी परसों हुआ है कि मैंने कल पोस्ट देखी है। नहीं क्या था, जूनियर इंजीनियर था उसमें? मेरा ख्याल यही था सर, एसडीओ जूनियर इंजीनियर। एनटीएस की वेबसाइट पे तो कुछ नहीं है। चलिए सर मैं दोबारा फिर कंफर्म करूँ। नहीं ये गुजरावाल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएलएम है। अच्छा ये वाला होगा फिर। क्या कह रहे थे, पोस्ट शेयर किया था किसी ने? सर मैंने तो सर सिर्फ फेसबुक पे वो देखी थी एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने तो 7 लिस्ट लगा दिए हैं अभी। अच्छा चलो मैं भी देखूंगा दोबारा। 7th लिस्ट उन्होंने लगा दिए हैं, वो मेरिट लिस्ट का, इनका वो नहीं हुआ था। सबको का शायद अब हो जाए सर, वो तो उनकी एडवर्टाइजमेंट होनी है ना अभी उनकी एडवर्टाइजमेंट होनी है, तो सबको में शायद हो जाए। सबको है और दूसरा कौन सा है, हेस्को में तो हेस्को इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने किया था, लेकिन अभी पता सर नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन एनटीएस की साइट से देख रहे हैं आप? नहीं उन्होंने एक्चुअली मुझे कॉल किया था ना हेस्को। ओके या तो सर फिर आप गए थे? नहीं, उन्होंने फिर वो कैंसिल कर दिए हैं, पता नहीं अभी तक तो कॉल नहीं है। वो कह रहे थे हम दोबारा आपको फिर बता देंगे। तो ठीक है सर। या उनका पता नहीं लग रहा, 3-4 महीने हो गए। तो ये है कि ये जो है सेपको का दोबारा हो जाएगा शायद। और सर इंशाल्लाह फिर इनमें से ना ये एनटीएस वाला पुल्स रहा था हमने बूट कर लेना है। नहीं एनटीएस को काफ़ी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लो। ओके। और दूसरी बात ये है कि अभी वो भी आ रहे हैं, बल्कि आपने मुझे बताया था कल भी एक ग्रुप में एक बंदा बता रहा था किस बारे में सर? के इलेक्ट्रिक नहीं
एनटीडीसी सबसे बेस्ट जॉब जो है वो एनटीडीसी की है। ये सर मैं अब उसकी प्रॉपर तैयारी कर रहा हूँ अभी ना। ये इन दिनों में अभी थोड़ा सा हम डिले हो गए हैं, आपको भी पता है। जी पिछले दिनों भी क्लासेस नहीं हुई, जी जी तो थोड़ी सी स्पीड मेरी कम हुई है। तो इंशाल्लाह अपना ये कमी को पूरा करना है। जी जी तो मैंने बनाया प्लान दोबारा स्टडी का जी ना, जिस तरह पहले करता था। जी तो इंशाल्लाह फिर ना ये कर लेना इंशाल्लाह अभी ना। इंशाल्लाह हो जाएगा। आप सही है। जी अच्छा लास्ट टाइम हमने बस सर कभी कभी जी हाँ जी सर, बस कभी कभार ना ये मोटिव टूट जाता है मेरा। हाँ, नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। बस एक्चुअली सर लास्ट जी 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 बताएं आप। एक्चुअली इस समय ना कि कंसेप्ट जब क्लियर होते जाएं, कुछ इस तरह होता है स्टूडेंट्स के वो तेज़ी के साथ बुक को कवर कर लेते हैं लेकिन डीप कंसेप्ट में नहीं जाते हैं, तो फिर इंटरव्यू में वो रह जाते हैं ना। तो इस तरह अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होते जाएं और इंशाल्लाह हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसमें ठीक है। क्या होगा, इसमें ओके सर। आपका वो बाकी चैप्टर भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो मशीन तो आपका अच्छी तरह से कवर होने जा रहे हैं, सही है। तो इसमें अक्सर इस तरह ठीक होता है है। कि इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो फिर आपने मशीन का तो आपको क्लियर हो गया, तो फिर आप बता दो मुझे मशीन पसंद है। और मशीन में अक्सर स्टूडेंट ठीक कंफ्यूज है। भी होते हैं, तो मशीन को तो हमने अच्छी तरह से ठीक कवर है। कर लिए। तो अगर ये पोर्शन आपका वो स्ट्रॉन्ग है तो इसमें वो क्या क्वेश्चन करे, तो क्वेश्चन करेंगे बस, वो आप इंशाल्लाह क्लियर कर लोगे तो इंटरव्यू भी आपका अच्छे हो जाएगा। सर हमने 83 स्किप किया था जी और 108 107 तक हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू। उसके ओके बाद हमने करना है आगे। 108 जी सर 83 का भी देख लें कि अभी छोड़ना है उसको, नहीं नहीं वो फिर एंड पे करेंगे इंशाल्लाह। एंड पे करेंगे। चलें ठीक है सर। 83 है, 108 201 है, 18 83 और 201 है। ओके सर। और तो नहीं थे ना, सर आई थिंक यही थे। या मैं 18 दोबारा 183 और 201 एमसीक्यूज को हम एंड पे करेंगे। 81 भी 83 थे और 201 183 सॉरी 183 183 नहीं 183 नहीं सर। ये टोटल 120 एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे मैंने नोटिंग किए, मैंने आपके वो एमसीक्यूज नोट किए थे सब। ओके सर। नहीं यार 83 201 यस यस 83 84 99 101 ये एमसीक्यूज हमने करने एंड पे, ये मैंने नोटिंग किया अपने साथ। 83 80 83 84 99 99 और 101 101। यस। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 102 नहीं वन नॉट 102 सॉरी, वो कहाँ से 108 सर। 108 ओके ओके। 100 into 0 angle volt source of internal impedance 1200 into 30 degree ohm is connected to a load through a transformer of turn ratio 2:1 for maximum power transfer. The load impedance should be, तो क्या करना है यहाँ पे? सर मुझे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हुए हैं। वो सोर्स ऑफ इंटरनल इम्पीडेंस जी तो सर। इन्होंने आपको टर्न रेशो भी दिए, 2:1 जी। तो यहाँ पे सोर्स के जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो इन्होंने आपको गिवन है, सही है। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो होता है, जी सर। तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर आपका कब ट्रांसफ़र होता है, जब आपका इंटरनल इम्पीडेंस इज बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल इम्पीडेंस या लोड एक्सटर्नल इम्पीडेंस।
यस ऐसा ही है, सही है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल। या आप इस तरह कह दो कि इफ़ दिस इज़ योर, लेट्स से दिस इज़ योर डीसी सोर्स, ओके, इसके जो रेजिस्टेंस है एंड दिस इज़ द लोड रेजिस्टेंस, ओके, तो इसका रेजिस्टेंस लेट से आर है, ये कैपिटल आर है, तो आपका मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगा, व्हेन दिस रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द कैपिटल रेजिस्टेंस, देन यस सर, मैक्सिमम पावर विल गेट ट्रांसफर। सही है। तो यहाँ पे देख लो, इन्होंने इम्पीडेंस आपको दिए हैं, इम्पीडेंस इन्होंने आपको दिए हैं कि 100 इंटू 30 डिग्री इन्होंने आपको इम्पीडेंस दिए हैं। सही है। जी तो आपका लोड का इम्पीडेंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, तो फिर लोड का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, सर, इक्वल टू दिस या वो आपका 1200 के इक्वल हो जाएगा। लोड का इम्पीडेंस आपका 1200 के इक्वल हो जाएगा। वहाँ पे आपको 30 डिग्री एंगल गिवन है। सही है। तो जी। अगर एंगल, इफ ये आर का मैग्नीट्यूड होगा और एंगल थीटा होगा, इस आर का मैग्नीट्यूड होगा और एंगल थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भी सेम हो, ओके, और जी, एंगल जो थीटा है, भी एंगल जो है ये आपके वो होने चाहिए, क्या कहते हैं इसको, सर सेम, हम्म, सर एंगल भी सेम होने चाहिए। वेट, इन्होंने क्या किया था, 100 सोर्स ऑफ इंटरनल इम्पीडेंस इतना इज कनेक्ट टू ए लोड थ्रू ए ट्रांसफॉर्म टर्न रेशियो इतना फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड इम्पीडेंस शुड बी। अच्छा, लोड इम्पीडेंस क्या होगा, तो लोड का इम्पीडेंस हमने फाइंड करना है। एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर, इसको थोड़ा सा इधर, ये आपको 100 ओम गिवन है। सही है। इसका इम्पीडेंस भी है, इम्पीडेंस जो है ये आपका 1200 इंटू 30 एंगल है। ओके। सही है। और यहाँ पे देख लो तो टर्न रेशो आपका 2:1 है। रेशो 1, ओके। अच्छा, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये इम्पीडेंस, व्हेन दिस इम्पीडेंस बिकम इक्वल टू द लोड इम्पीडेंस, देन मैक्सिमम पावर विल गेट ट्रांसफर। तो लोड इम्पीडेंस हमने एक्चुअल में यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। तो एंगल जो प्राइमरी साइड पे होगा, सेकेंडरी साइड पे वो आपका कंजुगेट हो जाएगा। ओके। सही है। तो आपका वो फार्मूला क्या है, Z2 इक्वल टू n स्क्वायर Z1 हो जाएगा। Z1, n आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ओके। यस। तो 1/4 हो जाएगा। Z1 क्या है, Z1 आपका 1200 है। सही है। इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल आपका -30 हो जाएगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो दिस इज इम्पीडेंस एट दी लोड साइड। तो ये फिर आप 300, इससे 300 आ जाएगा और ये आपका -30, दैट्स इक्वल टू ओके Z2 हो जाएगा, ओके। ओके सर, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सर। Okay, question number 109. The secondary load impedance of a step down transformer is ZS. The primary impedance ZP will be greater than ZS, less than ZS, equal to ZS, none of the above. Secondary load impedance of step down transformer is ZS. Step down की सर greater than ZS. तो ये क्या कह रहे हैं, द प्राइमरी इम्पिडेंस विल बी, तो प्राइमरी इम्पिडेंस ये क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो इट मींस के नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, ओके। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स आपके ज़्यादा होंगे, तो ये आपका कुछ लाइक इसका जो रेशो आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 आएगा।
लाइक 1.2 या 1.3 आएगा, ओके, ग्रेटर देन 1 आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि एन पी इज़ ग्रेटर देन एन एस। तो ये जेड एस के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट जेड पी, सो योर जेड पी विल बी ग्रेटर देन जेड एस आएगा। जेड पी ग्रेटर देन, ओके सर, ये जेड एस से मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू जेड पी, जेड एस ग्रेटर देन। अच्छा, आपके पास बुक हो तो आप आंसर देख लिया करो कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ओके सर। वो एंड पे ऑप्शन देख लिया करो कि ऑप्शन के जो चूज़ किए हैं कुछ होते हैं अक्सर गलत होते हैं इनके एंड पे आंसर। जी सर। लेकिन एंड पे आंसर चेक कर लिया करो ठीक है किससे। सर, मैंने देख लिया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम हैं ट्रांसफार्मर पे। ओके सर, ठीक। Okay, 101110. A 10 volt source of internal impedance 5 ohm is connected to a load of 5 ohm through a transformer. For maximum power transfer, the turn ratio of the transformer will be, तो टर्न रेशो हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास वही Z2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर Z1 हो जाएगा। तो इंटरनल इम्पेडेंस आपको गिवन है और लोड इम्पेडेंस भी गिवन है, तो लोड भी 5 है और इंटरनल भी आपका 5 है, सही है। तो Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट ले लो तो आपका, सॉरी n, दिस इज n स्क्वायर, वही सर, मैं वही देख रहा। यस, तो n आपका 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आपका 1 1 आ जाएगा, सही है। सर हमने टर्न रेशो निकालनी, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है सर। Okay, next 1111. A single phase transformer with a ratio of Itna has a load impedance of 4 plus J3 ohm connected across the terminal of low voltage winding. The power delivered to the load will be equal to, तो power delivered to load we need to find this। तो पावर आपका क्या होगा इन दिस केस, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ था ना, ये आपका फ्लक्स था, ये आपका आई एम मैग्नेटिक करंट, और यहाँ पे वोल्टेज आई डब्ल्यू था, ये आपका आई डब्ल्यू आई था, yes, ये sir. आपका एंगल था, ये आपका वोल्टेज था, ये आपका रिवर्स वोल्टेज था, ये आपका E2 था, दैट्स इक्वल टू E1 था। तो यहाँ पे हमारे पास पावर अगर आपने फाइंड करना है तो ये आपका P इज इक्वल टू V1 I cos थीटा आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, लोड इम्पीडेंस हमें गिवन है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग, द पावर डिलीवर टू द लोड इज, तो पावर डिलीवर टू द लोड मीन्स कि V2 हमने फाइंड करना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह आएगा ना, ये कर्व भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ये आपका I2 हो जाएगा, यस, ये आपका थीटा 2 हो जाएगा, और ये आपका V2 हो जाएगा, सही है। तो P2 क्या आ जाएगा, V2 I2 cos थीटा 2 आ जाएगा, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, V2 क्या होगा, वो तो 600 वोल्ट हो जाएगा, ओके, ये आपको 600 वोल्ट गिवन है। I2 क्या होगा, I2 हमने फाइंड करना है, ओके, और थीटा भी मेरे पास गिवन नहीं है, लोड इम्पीडेंस उन्होंने हमें दिए हैं, सही है, तो उससे हम फिर वो थीटा को फाइंड कर लेंगे, लेकिन I2 को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज भी है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई Z हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई Z2 हो जाएगा। तो V2 क्या होगा, दैट इज 100, और Z क्या हो जाएगा, वो आपने इसका वो लेना है, इसका वो मैग्नीट्यूड लेना है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इससे क्या आएगा, इससे आपके पास 5 आ जाएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा,
तो इससे 120 आ जाएगा, सही है। तो ये 120 आपका ये आ गया, और cos I2 थीटा 2, तो cos थीटा 2 कर्ली ब्रॉन हेयर, तो ये बेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाइपोथिनूस आपका 5 आ गया लास्ट पार्ट से, सही। तो थीटा cos थीटा, बस cos थीटा 2 आप यहाँ से आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये फैक्टर आपका 4/5 हो जाएगा। ओके, सर, तो ये सर काइंडली बताइएगा, ये आपने बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे लिए? एक्चुअली ये फार्मूला है ना cos थीटा का, कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइन किसके इक्वल होते हैं? सर साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यस। जी। सर ये तो आइडिया है, लेकिन सर यहाँ पे ट्रायंगल का मुझे बता दे कैसे बन रही है, कहाँ पे बन रही है? एक्चुअली ये आपको कुछ इस तरह हो जाएगा कि 4 + j3 है, सही। तो इट मीन्स कि दिस इज अच्छा, योर यहाँ रियल, से या रियल कंपोनेंट, दिस रियल इज पार्ट, द ठीक है, इमेजिनरी। यहाँ से लिया, ओके। यस, ओके। 111। तो सर अब रियल पार्ट जो है वो बेस बन गई है, और यस, इमेजिनरी जो है वो परपेंडिकुलर है, सही। यस, ओके सर, ठीक हो गया। अब कॉस थीटा हमारे पास बन गया 4/5, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यस, V2 I2 cos थीटा 2, ये बनेगा जी 600 I2 हमारे पास था 5, और ये बना 4/5। ओके सर, 5 से 5 क्या, 6 चौका सर 2400 आ रहा है, ये तो ऐसा ही है। यस। तो 2400 क्या रहे, 2402। पावर P2, पावर डिलीवर्ड टू द लोड। 24,000 आ रही है, 2400 आ रहा है। सर तो सर 2400 आ रहा है, क्योंकि सर आई हमारे पास 5 है ना, तो 5 के साथ ये 4/5 वाला 5 कट गया, और I2 आपका 120 है। I2 120, ओके 120, ठीक है। 57600 आ रहे हैं, ओके सेकंड सर, ऑप्शन ठीक है। है 120, ठीक है सर 120, मैं सर उसको 5 पुट कर रहा था। यस, सही है। जी सर। अच्छा, 111, neglecting losses in the transformer in the above question, what is the full load primary current? तो फुल लोड प्राइमरी करंट हमने फाइंड करना है। तो फुल लोड प्राइमरी करंट I1 हमने फाइंड करना है। ओके, I1, यस। नेग्लेक्टिंग लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, सही है। जी तो जब कोई लॉसेस नहीं होंगे, तो इट मीन्स कि आपका जो वोल्टेज एट द प्राइमरी साइड है, दैट्स इक्वल टू the like your magnetomotive force at the primary side, that's equal to magnetomotive force at the secondary side. Okay, जी like सर, in magnetic circuit, this will act as a voltage in electric circuit. Electrical circuit में हम voltage लेते हैं ना, कि voltage is the energy supplied per unit charge, कि एक यूनिट चार्ज जी को कितना एनर्जी हम देंगे, दैट्स डिपेंड ऑन दिस वोल्टेज। So that is the MMF. Okay, so ओके so that is the MMF in magnetic circuit. So MMF आपके फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपके ये N1I1 होगा, दिस विल बी N2I2 हो जाएगा। ओके, कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि दोनों की एनर्जी सेम है, सही है। तो आपका I1 क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू N2/N1I2 हो जाएगा यहाँ पे, सही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं?
सर नंबर ऑफ टर्न्स वो आपका एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स आपके इक्वल होते हैं वोल्टेज के, ओके। तो N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। सही है। तो यहाँ पे ओके देखो तो ये इन्होंने आपको वोल्टेज दिया है। तो ये आपका 6600 डिवाइड बाई 600 आ ओके जाएगा। और I2 क्या होगा? I2 आपका हमने फाइंड किया था पहले, वो 120 आ रहा था कि क्या आ रहा था? तो वो सर आपका 120 यस 120 आ जाएगा। सो दैट्स विल बी टू द प्राइमरी करंट। इसका आंसर आएगा 1320। 13 सर इसका आएगा 1320। सर ये मुझे मैग्नेटिक मोटर फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस बताइएगा। लेकिन इसमें ये ऑप्शन है नहीं। सर ये ऑप्शन नहीं है, यस हम कर रहे हैं 112 थर्ड ऑप्शन। सर ये आ नहीं रहा। ठीक सही जी सर। इसमें तो 8.5 12.62 मिस्टेक कहाँ पे 11.27 है? कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? सर आवाज आ रही है जी जी आ रही है आवाज़। जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो मिस्टेक हुआ था, टर्न रेशियो या टर्न रेशियो हमारे पास क्या है कि N2 डिवाइड बाई N1, तो दिस इज 600 डिवाइड बाई 6600 हो जाएगा। यस तो ये आपकी कटिंग भी नहीं होंगी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा सर 120 डिवाइड बाई 11। वन पॉइंट नाइन समथिंग, नहीं सर 109, ये 10.9। 109 जी तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। जी सर ठीक है 113। अच्छा, 130 a 10 kVA 2400 volt single phase transformer has a primary resistance and inductive resistance of reactance of 5 ohm and 12 ohm respectively. The secondary values are 0.2 ohm and 0.48 ohm respectively. The equivalence impedance of the transformer referred to primary side is 12 ohm, 28 ohm, 31 ohm, 26 ohm. तो हमारे पास 10 kVA हैं, सही है। इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्ट भी आपको गिवन है, ओके। और प्राइमरी साइड पे जो रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस हैं, लाइक जो आपका एम्पेडेंस है प्राइमरी साइड पे वो भी गिवन है आपको। और जो आपका एम्पेडेंस है द इक्विवेलेंट एम्पेडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड इज, और सेकेंडरी साइड एम्पेडेंस भी आपको गिवन है। जी ये आपका कितना है? 2000। ओके नो दैट्स विल नॉट कम ओवर हियर क्योंकि इम्पेडेंस है। 2000 वोल्ट आपके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 400 वोल्ट आएगा। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट इम्पेडेंस है। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 5 ओम
और 12 ओम। सही है। यहाँ पे सेकेंडरी वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2 ओम और 0.48 ओम। सही है। 10 kVA हैं तो 10 kVA मीन्स के ये दोनों साइड पे इक्वल होंगे। यहाँ पे लेने तो 10 kVA, यहाँ पे लेने तो 10 kVA, दोनों साइड पे सेम होंगे। सही। अब इक्विवेलेंट ओके इम्पीडेंस और रेफर टू प्राइमरी साइड क्या होगा, तो रेफर टू सेकेंडरी साइड क्या होगा। तो हमने क्या करना है, इस इन्हीं इम्पीडेंस को इस साइड पे ट्रांसफर करना है यस सर थ्रू ठीक है। टर्न रेशो के थ्रू। तो टर्न रेशो क्या है, टर्न रेशो यहाँ पे आपका एन क्या आ जाएगा, एन आपका आ जाएगा सेकेंडरी साइड वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी साइड। तो ये आपका टर्न रेशो आ जाएगा यस सर 2020 टू के साथ, तो 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। ओके। अच्छा टू आ Z2, जाए यस 1 डिवाइड बाई 5 0.2 आ जाएगा। 2000। ओके सर ठीक है। तो Z2 क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और Z1 क्या है वो आपका 5 है। सही है। तो ये आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे x से आपके पास 1 आ जाएगा। सही है। सॉरी नॉट 1 आएगा। ठीक है ओके सर। दिस इज 1 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर है, तो दिस विल बी तो 25। Z1 यस ठीक है। और ये Z1 Z5 है, तो ये बनेगा जी 1/5 ऐसे ही सर। Sorry. The equivalent impedance of the transformer refer to primary side। तो प्राइमरी साइड पे हमने जाना है। फिर डिवाइड करेंगे फिर उस साइड पे जाएंगे। ठीक है सर। तो इक्विवेलेंस इट मींस कि इसको नहीं, इसको हमने उस साइड पे ले जाना है। तो जी ठीक है। Z1 सेकेंडरी आपका को क्या जाएगा, वो तो 5 होम तो ऑलरेडी, या इस तरह कर लेते हैं कि ये इस साइड पे आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा प्राइमरी साइड पे, और ये इंडक्टेंस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये n आपका 1 डिवाइड बाई 5 आ रहा था, तो ये अब हो जाएगा Z2 डिवाइड बाई n है, n स्क्वायर। सो n आपका 1 डिवाइड बाई 5 आ रहा था, तो वो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, Z2 ओके ऊपर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा। Z2 क्या हो जाएगा, Z2 आपका आ जाएगा 0.2 था, तो 0.2 टाइम्स 25 कर लो, 5 5। ओके 5 आ जाएगा। अच्छा ये आपका 5 आ गया। अब ये दूसरा कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, Z2 क्या है, Z2 आपका 0.48 है, 0.48 यस। तो टाइम इसको भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो के 0.48 यस सर ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 12 इससे 12 आ जाएगा। सही है। तो ये आपका 12 हो जाएगा। जी ओके तो अब इस तरह कर लो कि इन दोनों के ऐड कर लो सीरीज में ना रेजिस्टेंस। तो 5 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी साइड पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और सेकेंडरी इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, सर इंडक्टेंस 5 और 12 17 17 हो गया इंडक्टेंस। सर जी 5 और 12 ऐड ही करेंगे ना, सिंपल ऐड। तो वो 17 होगा। जी ये इस इंडक्टेंस को हम रेजिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो 12 प्लस 5 12 प्लस 12 12 प्लस 12 ओके सर ठीक है। वो रेजिस्टेंस है ठीक है सर ठीक अच्छा है। तो सॉरी इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस इज एक्चुअली प्राइमरी साइड इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस यही होगा ना XL स्क्वायर हो जाएगा।
Yes. and this is your XL, X at the primary side, XL at the primary side होगा. क्यों XL at the X होगा? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपको ओम में यूनिट्स दिए हैं. ओके. सही है. तो ये ठीक है. आपका इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी है. तो ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो Z ओहम. आपका क्या आ जाएगा? R कितना था? 100 हो जाएगा. और ये दूसरा 24 था, तो 24 टाइम्स 24 कर लो. इससे जो आता है वो आपने यहाँ पे लिखना है. उसका स्क्वायर रूट ले लो. सो यू विल गेट द फाइनल आंसर. 100 प्लस 24 का स्क्वायर. तो 26 सारा ऑप्शन में. और 26 है कि नहीं? सर ये क्वेश्चन नंबर 1113 है. और 26 ऑप्शन. यस सर. Okay, so that will be correct answer. Next question 114. In the above question, what is the impedance of the transformer refer to secondary side? तो secondary side पे भी ये आपका उसी तरह हो जाएगा. ओके, जो अभी हमने पहले किए थे. सर अभी हमने सेकेंडरी से प्राइमरी पे रेफर किया है. अब हमने क्वेश्चन में प्राइमरी से सेकेंडरी में रेफर करना है. यस. ओके सर. सर अभी हमने उसको मल्टीप्लाई किया है टर्न रेशियो को उसके साथ. यस. और अब डिवाइड कर लेंगे. ऐसा ही है. इसी तरह होगा. ओके ठीक है. सही है. तो इससे जो आ जाएगा वो आपने फिर लिखना है. सही. 25.2 ये से आ रहा है Z2 पे. ओके, और दूसरा पेपर आप कर लो. सही कर लोगे या कर लो? सर ये मैं ट्राई करूंगा इसको. आप इसको ना मैं मार्क कर लेता हूँ. ओके सर. अच्छा, 115. A 10 kVA 220 200 400 volt transformer has a primary इतना, secondary इतना. The equivalent impedance of a transformer to ये तो हो, ये होमवर्क था आपका. ये भी, ये होमवर्क है. ये भी ले लो, ये भी ले लो. इजी. ओके सर. सेम है. ओके. ओके सर. चलो ये कल से कर लेंगे. इसमें एफिशिएंसी का थोड़ा सा है. ये कल से हम चलो ठीक है सर. कर लेंगे. सही है. ठीक है. ठीक है सर. ओके, तो कितने एमसीक्यूज रह गए इसमें? कितने हैं? सर इस बुक में तो सर आई थिंक मैंने आपसे वो पहले बताया था कि थोड़ा सा ज़्यादा होंगे. जो पीडीएफ है इसमें मेरा ख्याल 130 है आई थिंक. सब आप चेक कर लेते हैं. जल्दी ख़त्म हो जाएगा. जी सर. इसके बाद हमारा 150 एमसीक्यू. ठीक है सर. 150 है. तो इसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है सर. वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. मशीन हो जाए तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह. सही है. ठीक है सर इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज़. ओके सर. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.